नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप ईयर एंड में अपने खातों को फाइनल कर सकते हैं। अपनी बैलेंस शीट फाइनल करना हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि किस किस तरह के खर्चे जो है बुक किए जाते हैं और कौन से प्रोविज़न है जो कि डाले जाते हैं, जो कि डालना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने खुली हुई है एक कंपनी जिसका नाम है ABC कंपनी। तो इसके खातों को हम फाइनल करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी सेल और परचेज के बारे में। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसकी सेल जो कि यहाँ दिखाई गई है, जैसे कि 90 लाख रुपए, यही सेल इसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जो दिखाई गई सेल है उससे मैच करनी चाहिए। अगर वो सेल इसके साथ मैच नहीं कर रही है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ ये मैच ज़रूर होनी चाहिए, और अगर उसके लिए कोई रिकन्सिलेशन आपको बनाना पड़ता है तो वो भी आपको ज़रूर बनाना है साथ ही, क्योंकि सेल का सीधा सीधा मतलब होता है टैक्स से, क्योंकि इस आपके द्वारा टैक्स को नहीं छुपाया जा सकता। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल 90 लाख रुपए दिखाई गई है। मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है। फिर अगर यहाँ पे एज पर बुक्स जो सेल है आपकी 90 लाख रुपए है, पर अगर आपके पोर्टल पे GSTR 1 में सेल अगर 80 लाख रुपए है तो आपको डिफरेंस जो भी 10 लाख रुपए है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा बाद में। तो इसके लिए आपको अपने ये जो 10 लाख रुपए जो हैं, 10 लाख रुपए का जो सेल है उसको आपको अपनी अप्रैल मई जून या जो भी है, अगर आपने रिटर्न में नहीं दिखाया है तो उसको ज़रूर दिखा देना आपके लिए ज़रूरी है, और उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से अगर कोई परचेज आपकी बुक्स में है बट पोर्टल पे नहीं है, आपने उसका क्रेडिट नहीं लिया है, वो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको दिखा दें अपनी नेक्स्ट किसी भी रिटर्न में। मार्च के बाद अगर आप मार्च तक आपने नहीं लिया है तो उसको भी आप सितंबर तक ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू GST। इसके बाद आता है यहाँ पे देखिए कार्टेज इनवर्ड है एक थोड़ी सी, क्योंकि आपको पता ही होगा कार्टेज इनवर्ड के ऊपर आपको RCM, अगर वो एक आप जो सर्विस जो लेते हैं वो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से लेते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर RCM की अप्लीकेबिलिटी है, परंतु इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ही हमारे ऊपर कार्टेज है, इसके लिए हमें RCM देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डाला हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है कि सारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपके बुक होने चाहिए। और 31 मार्च का भी आपका ये जो है, तो हमने इसका प्रोविज़न जो है बुक कर लेना है। इसके लिए हमने एक जर्नल एंट्री पास करनी है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है वो जैसे 8,850 रुपये अगर मार्च का है तो हमने उसे बुक कर देना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल। इसको हमने प्रोविज़न बुक कर देना है कि इतने रुपए हमारे मार्च के बाद जमा होंगे, जो कि हमारे लिए खर्चा हो चुका है हमारा, बट वो पेबल है अभी, क्योंकि मार्च के बाद ये अप्रैल में जमा होगा। तो इस तरह से हम इसको बुक कर देंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो इस तरह से ये हमारा एक्चुअल खर्चा हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद आते हैं ये हमारे जो वर्क एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीन है यहाँ पे। इसके बाद आती है वेजेस। इसी तरीके से वेजेस का जो हमारा खर्चा है वो भी इसकी एंट्री भी इसी थी कि हमारी जो मार्च की जो वेजेस थी, जो कि मार्च तक हमने वेजेस अपने वर्करों से जो काम लिया है उसके लिए मार्च तक की जो सैलरी हमारी वेजेस जो बनती है वो भी इसी तरह से मार्च में पेबल रहेगी, और उसकी जो पेमेंट जो होगी वो होगी अप्रैल में। तो इस तरह से हम वेजेस पेबल की एंट्री भी ईयर एंड में करते हैं। इसके बाद आती है हमारे अगले एक्सपेंसेस, जो भी
खर्चे हैं हमारे सारे यहाँ पे बुक हैं। इसी में एक एंट्री आती है ऑडिट की, क्योंकि ऑडिट हमारी लास्ट ईयर की जो हुई होगी उस टाइम उसमें पेबल रहा होगा और वो खर्चा हमने बाद में बुक किया होगा और उसको हमने बाद में पेमेंट करी होगी। बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, कन्वेंस। अब सबसे मेन बात, हमारा जो डेप्रिसिएशन है ये भी ईयर के एंड में डलता है, तो हमने ईयर के एंड में इसकी एंट्री ज़रूर डालनी है। वो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एयर कंडीशनर का जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है वो 10,299 है और एयर कंडीशनर के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये हम इस तरह से करेंगे, 10,599.81 का 15%, 1589.97 सॉरी मैंने यहाँ पे गलत ले लिया, 10,299.81 का 15%, 1544.97। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने डेप्रिसिएशन की जो एंट्री डाली है वो यहाँ पे डाल चुके हैं 1545 रुपये, राउंड फिगर में हमने इसको ले लिया है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम टू मीन्स हम एयर कंडीशनर की वैल्यू जो कि डेबिट में होती है हम उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करेंगे तो 1545 रुपये से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सभी जितनी भी हमारी फ़िक्स असेट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी जो फिक्स असेट्स हैं इन सब के ऊपर हमें डिफरेंट इनकम टैक्स रूल के हिसाब से जो भी डेप्रिसिएशन बनता है वो हमने लगाकर इसकी एंट्री को डेबिट और क्रेडिट कर देना है। ये भी हमारी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लिए 31 मार्च 2020 की बहुत ही इम्पोर्टेंट एंट्री है जो कि हमें ज़रूर डालनी पड़ती है डेप्रिसिएशन की। इसके बाद कोई सभी ये आप खर्चे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। इंश्योरेंस दो तरीके से हम खर्चों में दिखाते हैं, या तो जितना पे किया है वो, या फिर इंश्योरेंस को हम असेट्स भी मान लेते हैं क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए भी हम एक एंट्री बुक कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कार लोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इस कंपनी में एक लोन लिया हुआ था, तो हमने जब ये लोन ख़त्म हुआ, क्योंकि ये नवंबर में ही ख़त्म हो गया था, तो हमने इसके ऊपर एक एंट्री डालनी पड़ी। जितना भी इंटरेस्ट हमने पे किया था इंटरेस्ट, वो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट किया, और जो हमारा लोन चल रहा था वो क्योंकि ख़त्म हो गया, आप बैलेंस देख पा रहे होंगे 0 है, तो उसी अमाउंट से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुका है। इसके बाद ऐसे ही सैलरी की एंट्रियाँ का, सैलरी जो मार्च की है वो भी हमारी इस तरीके से पेबल रहेगी, तो वो भी एंट्री हमें यहाँ पे डाल देनी है। इस तरह की सारे हमारे ये खर्चे बुक करने हैं हमने। इसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है नेट, वो 5,64,680 रुपये अभी आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट का ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। इधर ही हम देखेंगे ये हमारा ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट में हम देखेंगे कि रेगुलर यहाँ पे एंट्रीज़, रेगुलर जो प्रोप्राइटर है वो अपनी जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो कर रहा है कंपनी के खाते से। तो इस तरह से ये कंपनी के खाते से मीन्स कैश या बैंक किसी से भी हो सकता है, तो वहाँ से वो जो कर रहा है वो सभी हमारी जो है ड्राइंग्स में जाएंगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे काफ़ी हैवी फिगर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इसने पर्सनल कोई होटल के लिए कोई एक्सपेंसेस किया है वो भी इसने कंपनी के खाते से किया है, तो ये भी हमारा जो है ड्राइंग्स में चला जाएगा। इसके बाद लोन आपने पहले देखा था, एक सिक्योर्ड लोन था, वो अभी ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका बैलेंस 0 आ रहा है, और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया था। तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन हमारा 0 हो गया। तो इसके साथ ये बैंक ओडी अकाउंट है, इसका आपने ज़रूर ये ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक का बैलेंस है और जो आपकी बुक्स का बैलेंस है वो एक तो या तो टैलीड होना चाहिए, अगर टैलीड नहीं है दोनों तो दोनों का रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनी हुई होनी चाहिए कि आपके कौन सा जो बैंक है उसका बैंक और बुक्स का बैलेंस अलग अलग आपका रिकन्सिलिएशन बना हुआ होना चाहिए, कि कोई एंट्री उसकी हो सकता है आपने बुक्स में डाल दी हो बट बैंक में अभी वो क्रेडिट या डेबिट नहीं हुआ होता है, तो इसलिए हमें उसका रिकन्सिलिएशन बनाना पड़ता है। तो ये भी आपका ज़रूर बना हुआ होना चाहिए।
इसके बाद अनसिक्योर्ड लोन, जो भी आपके अनसिक्योर्ड लोन हो वो यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में होते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी सेल और परचेज जो है बुक्स के साथ टैलीड होनी चाहिए, जैसा कि पोर्टल पे दिखाया जा रहा है। जो कि आपकी जीएसटी के साथ आपकी सेल या परचेज है वो आपकी बुक्स के साथ बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए आपको रिकन्सिलेशन बना लेना है। इधर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस का यहाँ पे हेड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल तितर बितर सही है। तो इन सब को भी हमने एक अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, जो CGST, SGST, IGST, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि IGST का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम इन सब को अरेंज करेंगे और इन सभी को जो हम डालेंगे वो GST पेबल के खाते में डालेंगे, क्योंकि अगर इसका जो क्रेडिट है बैलेंस ज़्यादा होगा तो ये GST पेबल आएगा। मींस इसका टैक्स जो है ड्यू है 31 मार्च को, जो कि अप्रैल में पे किया गया होगा। तो चलिए देखते हैं ये एंट्रीज हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक ही हेड खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री जो है तितर बितर है बिल्कुल ही। एक और हेड खोल लेते हैं CGST। ये ऑलरेडी एक बना हुआ है, हम इसके लिए CGST लेजर। ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे CGST के बैलेंस होंगे वो सभी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। CGST यहाँ आप देख पा रहे हैं 1,26,000 इसमें बैलेंस है, 1,26,107 रुपये 87 पैसे। क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस था तो इसके लिए हमें इसको अलग से करना पड़ेगा। या एक काम हम और कर सकते हैं, ये सारा का सारा जो बैलेंस है इसको यहाँ से अरेंज करने की बजाय हम सीधा ही GST पेबल के खाते में डाल सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बैलेंस अलग अलग आ रहे हैं। बट इसके लिए आपको ये इंश्योर ज़रूर करना है कि आपके जो बैलेंस जो एज पर बुक्स और पोर्टल के हैं वो अलग अलग होने चाहिए और उनका मैच ज़रूर होना चाहिए और रिकन्सिलेशन उनका बना होना चाहिए, तभी आपका GST का जो पेबल होगा वो मैच करेगा। तो चलिए हम इनको एक एक करके GST पेबल में डाल देते हैं। GST पेबल अकाउंट, CGST, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट नहीं कर सकते हम। इसका डेबिट बैलेंस है 15,252 रुपये 35 पैसे, ये ज़ीरो हो गया देखिए। अब CGST वाला वही ले लेते हैं। CGST 2.5 8,134 रुपये 38 पैसे, क्योंकि ये भी क्रेडिट में है तो इसको बाद में लेंगे ज़रा। बड़ा ही टिपिकल कर रखा है, बिल्कुल अलग अलग हेड खुले हुए हैं। इसको ले लेते हैं 66,794 रुपये। तो देखिए मैंने सारे जो जितने भी लेजर थे उन सब को मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है पर्टिकुलर हेड्स में। CGST का CGST, IGST का SGST। तो अब इनको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ एक दूसरे खाते में जो कि हमारा GST पेबल है। तो IGST का जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो भी हम इसको डेबिट कर देंगे 2,52,750 रुपये 29 पैसे। इसी तरीके से CGST का हमारा क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो इसमें कितना आ रहा है 36,839 रुपये 25 पैसे। तो ये आ जाएगा हमारा 840 रुपये 25 पैसे। और ऐसे ही IGST में हमारा जो बैलेंस है वो है 36,846 रुपये 25 पैसे।
तो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हमारा जीएसटी पेबल में पहुंच जाएगा, जो कि है ये। तो हमारा जीएसटी जो पेबल हो चुका है वो है 2,07,396 रुपये। और यहाँ पे जो हमारा ये कंपोनेंट है जीएसटी पेड अकाउंट है, इसको हम भी यहाँ पे अब ट्रांसफ़र कर देंगे उसी अकाउंट में। ये भी एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, जीएसटी पेबल अकाउंट ए जीएसटी पेड अकाउंट। ₹2,04,567 तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो जीएसटी का एक्चुअल पेबल है वो आ चुका है हमारा 2829 रुपये 90 पैसे। तो यही हमारा होना चाहिए एक्चुअल में जीएसटी का पेबल, ये हमें इंश्योर करना है। और अगर इसमें कोई गलती है तो उसके लिए रिकन्सिलेशन ज़रूर बना लेना है। बात आती है प्रोविजंस की। ऑडिट फ़ीस का देख ला, हमने खर्चा जो बुक किया था वो यहाँ पे ऑडिट फ़ी का ऑटोमेटिक आ चुका है। लास्ट ईयर का जो ऑडिट पेबल था वो 15,000 रुपये था, बट यहाँ पे जो पे हुए हैं वो 22,000 रुपये हैं, फालतू हो गए हैं। या फिर इसके अंदर कोई और ख़र्चा होगा तो उसके लिए भी हमको इंश्योर करना पड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो था वो हमारा यहाँ पे पेबल आ चुका है, सैलरी का आ चुका है, वेजेस का आ चुका है, ये सब भी हमने इंश्योर कर देना है। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर हमारा जीएसटी पेबल है, ये भी हमने यहाँ पे आ चुका है। इसी के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें सारे के सारे जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं सभी लोगों से हमने अकाउंट की कंफर्मेशन ले लेनी है कि हमारे और उनके बैलेंस जो है बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इसके लिए भी हमें देख लेना है कि ये डेबिट बैलेंस क्यों आ रहा है, कहीं हमारा कोई बिल कोई छूट तो नहीं गया है जो कि हमने क्रेडिट करना रह गया है, या फिर इसके ऊपर अगर ये एडवांस है तो हमें इसको एडवांस एंट्री डाल देनी है कि हमारा ये जो बैलेंस है वो एडवांस में है। इसके लिए हम एंट्री डालेंगे एडवांस टू वेंडर, इसको डाल देंगे हम लोन एडवांसेस में डालेंगे इसको। तो हमारा जो ये बैलेंस है हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है। वहाँ 800 रुपये थे जितेंद्र कुमार के नाम, तो हमने यहाँ से ट्रांसफ़र करके वहाँ पे एडवांस टू वेंडर्स में पहुँचा देने हैं, क्योंकि हमने ये इसको एडवांस दे दिया है तो ये हमारे लिए है। तो यहाँ से हमारे क्रेडिटर्स की ये सभी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हैं, और ये इंश्योर कर लें कि ये ज़रूरी कि हमारे सही हैं सारे के सारे। इसके बाद आती है फिक्स असेट्स। आपके सामने मैंने एंट्री डाल ही दी थी 1545 रुपये। इस तरह से डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने सारी डाल देनी है, सभी की हमारी एंट्री डाल चुकी है। इन्वेस्टमेंट कोई है, कोई और ख़र्चा है तो वो भी देख लेना है। इसके बाद ये हमारा स्टॉक है, ये हमारे लोन एडवांसेस में यहाँ पे जितेंद्र कुमार का ये नाम आ रहा है। इसी तरीके से हिमांशु अरोड़ा है, इसको भी हमने एडवांस दे रखा है। इसी तरह ये डेबिट बैलेंस है हमारे। इधर आप देख रहे होंगे कि डेटर्स के अंदर ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 26,000 रुपये। इसका हमें पता चला है कि ये एक दूसरी पार्टी है जिसके साथ इसी है, तो हमने ये बैलेंस इसकी उस पार्टी में ट्रांसफ़र कर देना है। ये इसकी लूथरा इंडस्ट्री, इसी का ये सिस्टर कंसर्न है, तो हमने ये बैलेंस इसमें ट्रांसफ़र कर देना है 26,043 रुपये इडजी से लेकर लूथरा में। तो हमने यहाँ पे एक ट्रांसफ़र एंट्री कर देनी है। जो 26,000 रुपये इडजी के हैं, 26,043 रुपये ये हमने ट्रांसफ़र कर देने हैं लोथरा में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी इसी तरीके से ये है मनस्वी ये, बट हमारा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस लास्ट ईयर का ही है तो ये हम इसको नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने जैसे कि हमने क्रेडिटर्स के लिए, तो इसी तरीके से हमने डेटर्स के भी बैलेंस जो है कंफर्म कर लेने हैं पार्टी से, इसके बगैर कोई। इधर ये हमारा कैश, ये टेलीफोन सिक्योरिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्योंकि हमने कुछ पैसा जमा करा रखा था सिक्योरिटी ऑफिस में जो कि टेलीफोन की है। ये वैट रिकवरेबल है, ये हमारा कुछ बैलेंस था वैट का जो कि रह गया था ट्रांड 1 में लेने से, ये एज इट चलता रहेगा। इसका हम रिफ़ंड ले सकते हैं डिपार्टमेंट से, ये भी एज इट इज किसी दिन हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा इस तरह से बैलेंस शीट हमारी फ़ाइनल हो चुकी है। इसका 5,64,000 रुपये प्रॉफिट आ चुका है। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने
कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैब पे 5,64,679 रुपये 55 पैसे टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर सीधा कैपिटल अकाउंट में पहुँच चुका है। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट सर फाइनल हो जाती है। तो इस तरह से ये आप अपनी बैलेंस शीट को भी फाइनल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। इसके साथ साथ हमें ये भी चेक कर लेना है कि हमारी जो बैलेंस शीट जो बनी है वो लास्ट ईयर के मुकाबले उसका भी हमें रेशो देख लेना है। तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगर करेंगे परसेंटेज। ये जो परसेंट हमारी जीपी रेशो और एनपी, इसका हमारा लास्ट ईयर के साथ जो लास्ट ईयर के जो हमारे प्रॉफिट थे उसके साथ कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये किसी भी हालत में ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ये बात भी आपने इंश्योर कर लेनी है बैलेंस शीट फाइनल करते टाइम। तो इसी के साथ हमारी सर ये बैलेंस शीट फाइनल होती है। आशा करता हूँ सर जानकारी बहुत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।